आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कवि यशपाल द्वारा लिखित कहानी पराया सुख के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो बिना टाइम स्किप किए पढ़ते हैं हम पराया सुख कहानी को। लेट्स गो। यह अशुक्ति नहीं बल्कि हकीकत है कि यशपाल ने मुंशी प्रेमचंद के प्रवृत्ति लेखों में हिंदी कथा साहित्य को सबसे अधिक प्रभावित किया है। एक बाल का यह शहर की नरगिस हजार साल अपनी बेनूरी पर रोती है। नरगिस सुपरस्टार संजय दत्त को आप जानते हैं, उनकी मम्मी का नाम यानी कि मॉम का नाम भी नरगिस था, लेकिन यहाँ पर नरगिस का मतलब कुछ और है। तो चमन में दीदार पैदा होता है, उन पर पूरी तरह सादिक आता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह मुंशी जी के बाद हिंदी के सबसे बड़े कलाकार है। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पुस्तकों की सूची विलुप्त कार्यालय में आज तक नहीं छपी, मगर फिर भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिनके अनेकों संस्करण नहीं हुए हो। मुझे यह बात मार्कंडेय जी ने बताई थी, यानी कि इसको यशपाल जी बोल रहे हैं कि मुझे यह बात मार्कंडेय जी ने बताई थी। मैं उनकी रचनाओं की यहाँ सूची प्रस्तुत करना बेईमानी समझता हूँ, क्योंकि हिंदी का कौन अद्भुत यानी प्रबुद्ध पाठक होगा। लेखों की बात जाने दीजिए, क्योंकि कुछ एक ने तो झूठा सच का नाम सुना है और जलकर उनके खिलाफ लेख लिख डाला है, जिसका उनका वृद्ध उपन्यास नहीं पढ़ा है। यह जी आपसे घंटों बात करेंगे, सिगार से लेकर 4 मीनार तक आखिरी सिगरेट खत्म हो जाएगा, मगर उनकी बातों का जादू खत्म नहीं होगा। मैं अक्सर उन्हें कहें बिल्कुल नए लेखकों के बीच बैठे देखा है, लेकिन उन्होंने कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि उनकी पुष्ट पर आधी सदी खड़ी है। वह बेबाक कह गए जुमले व्यंग्य यशपाल जी रौन के महफिल बने हुए हैं। लगता है कि वक्त की रफ्तार महम हो गई है। शायद यही एक विशेषता है जो उन्हें एक महान जनवादी कथाकार के रूप में, मतलब यहाँ सृजन प्रक्रिया से साहित्य में प्रतिष्ठित किए हैं। बागबानी उनकी हावी हैं। गुलमोहर, एवी, चमेली, अजमताम, वकवाश, गुलामी, कोइन में न जाने कितने फूलों को वह अपनी कोठी में सजा चुके हैं, सजाने की कल्पना किए हैं। सूर्योदय हो गया है या नहीं जान नहीं पड़ता है, यानी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सूर्योदय हुआ या नहीं पता नहीं चल रहा है। आकाश घने बादलों से गिरा है, पानी की बोझ से भारी ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। पठानकोट स्टेशन की मुसाफिर खाने में बैठे हुए पहाड़ जाने वाले यात्री कपड़ों में लिपट लिपट कर लारियों के चलने के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। लारियों के ड्राइवर मुसाफिरों की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे। जितनी चिंता मुसाफिरों को आगे जाने की थी, उतनी कहीं श्रमिक चिंता थी इन ड्राइवरों को मुसाफिरों को उनके घर पहुंचा देने की। स्टेशन के लंबे सुने प्लेटफॉर्म पर कहीं कोई रेलवे कुली नजर आ जाता। मिस्टर सेठी मोटा गर्म सूट और ओवरकोट पहने एक तरफ प्लेटफॉर्म के किनारे बंदी पत्थर की पट्टियों पर टहल रहे थे। उनके गर्म कपड़ों को छेद शरीर को छू लेने की ताप पहाड़ी ठंडी हवा को न थी, वह केवल उनके चेहरे और सिरा के बालों को ही सहला रही थी। वायु को वह शीतलता जो सैकड़ों मुसाफिरों के प्राण खींचे ले रही थी, सेठी को स्फूर्ति दे रही थी। इस शांति में वे स्वयं अपने ही भीतर समा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। लारियों के ड्राइवर अपने शिकार मुसाफिरों में ढूंढ रहे थे। कारों के ड्राइवर डरते डरते स्टेशन के वेटिंग रूम की जालियों को स्प्रत्या सब इनको बांप रहे थे। एक ड्राइवर ने अवध से सेठी को सलाम करके कहा, हुजूर बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, यानी कुछ ऐसी गाड़ी है जिसमें जो होते हैं ना पत्थर वगैरह, वो नहीं लग रही, जैसे नहीं लग रहा है कि हम गाड़ी में बैठे हैं। सेठी ने उनसे बात का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। इस समय वह ठंडी वायु का आनंद ले रहे थे। उत्तर दे कि अपनी शांति भंग करने की जरूरत नहीं थी, यानी वो ऐसे आनंद में बैठ रहे थे कि अगर हम उन्होंने बोला तो उनकी शांति उनका आनंद भंग हो जाएगा, इसी कारण वो नहीं बोले। गाड़ी में जगह न मिलने का सवाल उनके सामने न था। गाड़ी में जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, गाड़ियाँ उनके पीछे पीछे फिरती है। ड्राइवर दूर खड़ा होकर साहब से हुक्म की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु सेठी का ध्यान उस ओर न गया। सेठी ने देखा जनाना वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। एक युवती लंबा काला कोट और सफ़ेद साड़ी पहने निकली, ठीक है ना। उसकी उंगली पकड़े एक प्राय 1.5-2 बरस का बालक साथ था। युवती उस सुने प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर को चल दी। इस शांति में अचानक एक विचार सेठी के मन में उठा। बच्चे को उंगली थमाकर पूर्व की ओर मुख किए चली जाती हुई वह युवती उसे सफल जीवन का रूप जान पड़ी। अपना जीवन उसे जान पड़ता था, निष्प्रयोजन निरुद्देश्य सा, वायु में उड़ते हुए मेघ के एक सारा टुकड़े की भांति, और युवती का जीवन उसे लगा एक सजल मेघ की भांति जो बरस कर फसल से भरे श्यामल खेत पर छा रहा था। श्यामल जो बहुत सुनसान, मतलब बहुत हरा भरा हो,
उस बालक की वह छोटी छोटी गुदगुदी टांगे, उसकी लटक चाल, उसकी माँ की उंगली से लटके लटके चलना, माँ की संतुष्ट गंभीर और स्थिर गति, वाणिज्य के लदी हुई नौका की भांति जो स्थिर जल में गंभीर चाल से चली जाती है। नौका यानी नाव का मतलब यहाँ पर। सेठी लालटेन के खंभे के सहारे पीठ टिकाकर उस माँ बच्चे युवती बालक की जोड़ी की ओर देखता रहा। लालटेन यानी आप जानते हो फ्लैश लाइट। स्टेशन की इमारत की दूर तक जाकर युवती लौट पड़ी। लौटते समय उसने दाएं तार की उंगली छुआकर बालक को बाएं हाथ की उंगली थमा दी और वह सेठी की ओर आने लगी। लता ने लटके हुए फल की तरह वह बालक अपना जीवन युवती से ले रहा था। समय प्रत्येक कुछ कदमों पर युवती का चेहरा और बालक की आकृति सेठी की दृष्टि में स्पष्ट हो रही थी। युवती का गोरा रंग, पतला चेहरा, बदन, स्वास्थ्य की पलक झलक, बड़ी बड़ी आंखें, बालक की छोटी सी नाक, गोल गोल आंखें, फूले हुए गाल, चेहरे पर खूर की ताजगी, यह सब सेठी की ऐनक के शीशे की तरह दिखाई दे रही थी। ऐनक यानी यहाँ पर चश्मे की है, जो नंबर वाला चश्मा उसे ऐनक कहते हैं। ताजी वायु शीतलता से चांदी लाभ करने की बात सेठी भूल गया। कार के ड्राइवर ने मेम साहब को सलाम कर संक्षेप में कुछ पूछा। उसके बाद एक लॉरी ड्राइवर ने सलाम कर बात की। सेठी कारोबारी आदमी है, वह समझ गया कि मेम साहब सस्ती और परंतु कार के लिए कोई बंदिश नहीं है। अच्छी सवारी की तलाश में है। लारी 7 बजे से पहले सफ़र नहीं कर सकती, परंतु कार के लिए कोई बंदिश नहीं है। लारी की मुसाफिर प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए सड़क बंद है। कार के मुसाफिर प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जल्दी नहीं। एक ख्याल सेठी के मन में आया। लालटेन के खंभे का आसरा छोड़कर सीधे खड़े हो उसने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने दौड़कर सामने हाजिर होकर दूसरी बार सलाम किया। सेठी ने पूछा, गाड़ी ठीक है हुजूर? बिल्कुल न्यू, ऑस्टिन सैलून। अच्छा हुजूर, और सवारी तो नहीं बैठेगी? नहीं, एकदम जाएगा। तुमको कुछ पैसा बनता है तो बैठा लो कोई एक सवारी। ड्राइवर ने और भी लंबा सलाम किया। वेटिंग रूम में सेठी का सामान निकला। 3 बड़े सूटकेस और एक बड़ा होल्डोल और छोटे छोटे अटैची केस। ड्राइवर ने परंतु फिर मेम साहब को सलाम बोला और फटक की एक सवारी का सौदा सस्ते में कर लिया। सेठी यह सब देख रहा था। मेम साहब का संक्षिप्त सामान भी निकला, केवल एक सूटकेस और होल्डर। बच्चे को लेकर वे भी सेठी के पीछे पीछे कार की ओर चली। बजाय पीछे बैठने की सेठी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। मेम साहब और उनका बालक पीछे बैठे। कार ठंडी हवा को चीरती हुई दौड़ चली। सेठी अपनी पीछे एक मौजूदगी अनुभव को संतुष्ट पा रहा था। पूरी गाड़ी का किराया भरने के बावजूद उससे अंगुली तंग सीट पर बैठना नागवार न गुजरा। सामने तेजी से दौड़ते हुए वृक्षों और सड़कों किनारे के मकान को देखकर मेम साहब का बालक अगली सीट को पकड़कर कूद रहा था। उसने इस उत्पात से कभी सेठी की टोपी हिल जाती, कभी वह उसकी बाहों में सिर मार देता। बालक की इस धृष्टता के कारण उसकी माँ को संकोच हो रहा था। उसने कई दफ़े बालक को शांत रहने के लिए कहा, मीठी धमकी दी, परंतु उसने सेठी और माँ दोनों को ही हंसी आ गई। बालक कूदकर अगली सीट पर पहुंच जाना चाहता था। सेठी ने पीछे घूम उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। बालक के मांसल पुष्ट कोमल देह के स्पर्श से उसके शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति अनुभव हुई। एक नवीन अनुभूति से उसने मन को घेर लिया। उसको अब तक का बड़े यत्न और संघर्ष से सफल बनाया हुआ अपना जीवन सहसा असफल और निष्प्रयोजन सा जानना पड़ा। वह बालक के मुख की ओर देख रहा था और अपने जीवन में उसे एक बहुत बड़ा अभाव अनुभव हो रहा था। मोटर के सामने दौड़ते हुए दृश्य में सेठी और अपने जीवन की कहानी सिनेमा के दृश्य की दिखाई देने लगी। पिता के देहांत के कारण एफए में उसको पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना, जाविका का कोई उपाय न होकर उसका भटकना, ठेकेदार के यहाँ 20 रुपये माहवार पर उसका 24 घंटे हड्डी तोड़ परिश्रम, उसको ठेकेदार का काम ठेके पर कराना और बड़ा ठेकेदार बन जाना, एक के बाद दूसरा ठेका। जिस रुपये की वजह से उसे दर दर मार फिरना पड़ा था, उसी रुपये का हजारों लाखों की तादाद में उसे के हाथ में जाना पड़ा। रेल के पुल के ठेके में एक मुश्त 2.5 लाख का मुनाफा। सेठी ने जीवन में एक नई चीज़ रुपये को पहचाना। उसकी प्राप्ति में उसे दिन और दिन रात को रात न समझा। आज वह लखपति है। अपनी कमाई के बल पर बड़ी से बड़ी कंपनियों में उसके हिस्से हैं। जेब में पड़ी इंपीरियल बैंक की 4 अंगुली चौड़ चेकबुक पर कुछ अंकुर लिखकर दस्तखत कर देने से वह क्या नहीं कर सकता, लेकिन इस 20 रुपये के दस्तखत कर देने से क्या नहीं कर सकता, लेकिन इस 20 रुपये के अतिरिक्त उसने क्या पाया? रुपये में क्या नहीं पाया जा सकता? उसने वे संबंधी जिन्हें वह पहचानता नहीं, पहचानने की जरूरत भी नहीं समझा। उसने नाम से अपना परिचय देते हैं, स्नेह में भरा हृदय लेकर उसकी ओर दौड़ते। सम्मान की उसके लिए कमी नहीं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं उसे अपना संरक्षण और सभापति बनाने के लिए व्याकुल है, परंतु इस सबसे उसे क्या मिलता है? प्रेम और परागी के कितने ही
अभिनय उसे घेर कर हुए उन ललीजों और मुक्त आंखों की उसे दिखाई दिया। केवल उसके रुपयों का लोभ, उसे फंसाने का प्रयत्न, यह सब देखकर वह भीगी मक्खी क्यों करने गल जाता। उसे किसी ने आकर्षित नहीं किया। गुड़ की बेली पर मंडराने वाली मक्खियों और ततैयों की तरह उसे हंका देता। उसका लक्ष्य था रुपया। उससे स्वयं उसे आज कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह कमाता है, रुपयों को बढ़ाना, बस यही उसके जीवन का उद्देश्य है। रुपया अब उसकी और यूँ बहता है जैसे बरसात में छोटे छोटे नाले नालों का पानी नदी में सा इकट्ठा होता है। उसके द्वारा तैयार हुई व्यवस्थाओं में सैकड़ों जगह हजारों आदमी परिश्रम करते हैं और रुपया पैदा करते हैं, और वह रुपया व्यवस्था की नालियों से भरकर सिटी के हिसाब में जा पहुंचता है। उसका काम है धन और रुपया बहाकर लाने के लिए नई नालियाँ तैयार करना। अपने खर्च की ओर चिंता नहीं, उसे कोई शक नहीं। अकेला आदमी खर्च किस चीज़ पर करें। उसकी सारी खर्च कभी 1000-1200 माहवार से अधिक नहीं हुआ। सुख की ओर कभी उसका ध्यान ही नहीं गया। परंतु आज अचानक ठंडी हवा के फरफराट से शांत मस्तिष्क में एक नई अनुभूति प्रभाव का अनुभव उसे हुआ। वह बालक अपने जूतों को उसे बढ़िया कोट पर रख कर खड़ा हो, मोटर के बर्फ के समान ठंडे कांच पर हाथ रख कर कांच पर अपना मुंह चिपका कर खुशी से किलकिला रहा था। उसे पैरों से रौंदे हुए में सीटी को सुख अनुभव हो रहा था। उसकी आंखें आंध्र हो गई। उसके मुख का एक कोना भीतर को खींच गया। वह एकजुट दृष्टि से उस बालक की व्यस्तता को देखता रहा। उसने कानों के पास पीछे उसे अनुभव हो रही थी एक उपस्थिति, एक व्यग्र वात्सल्य उपस्थित, जो वृक्षों की छाया है के समान व्यापक और दृश्य को जन्म देने वाले फूल के समान आकर्षित थी, जो संतान के सिर पर रक्षा और धैर्य का हाथ रखती है और पुरुष के हृदय में इच्छा का तीर मार देती है, जिसकी मुस्कुराहट सतरंग धनुष बना देती है, जिसमें प्राणी का कष्टाक रक्षा का आश्वासन, आशीर्वाद की छाया, वासना की झिलमिल तभी एक साल शामिल है। इस प्रकार एक चुंबक उसे ऊपर की ओर और गोद में पकड़े हुए बालक का आकर्षण नीचे की ओर खींच रहा था। एक नए अनुभव की व्यवस्था में वह कुछ भूला सा, कुछ खोया सा मग्न था। एक विद्युत सी उसकी शरीर को विचलित किए हुए थी। मोटर पहाड़ के ऊपर जा रही थी और ठंडक बढ़ती रही थी। बादल घने होते जा रहे थे। हवा पानी के बोझ से भारी थी। मोटर के कांच पर पानी जम जम कर बूंदें बह रही थी। कांच पर धुंध दाब करने वाला यंत्र लगा था। ड्राइवर के सामने बाग को साफ कर रहा था और बालक उसे पकड़ लेने को उत्सुक था। सीढ़ी उसकी भरी हुई कुलबारों को रोके हुए था। उन्हें छोड़ देने की उसकी तबीयत नहीं चाहती थी। बालकों को उलटकर सीटी की ओर देखा। सीटी की नटकाई में नंग जड़े पिन थे। उसका ध्यान आकर्षित किया। वह उसे खींचने का यत्न करने लगा। पिन उतारकर सीटी ने उसके कोट पर लगा दिया। मोटर में पहनने की उसकी शरबती रंग की तबीयत अजीब थी। बड़ी ऐनक बालक है के मुंह पर पहुंच गई, जिसे उसका आधा चेहरा छिप गया। उस ऐनक के शीशों में सीटी को प्रतिबिंब दिखाई दिया। पिछली सीट पर बैठी माँ होठों पर उंगली रख को शांत करने का संकेत दे रही थी। यानी वो होठों पर अंगुली जैसे हम रखते हैं शांति का जो संकेत होता है वो दे रही थी। सीढ़ी ने पीछे घूमकर माँ की ओर देख सिफारिश में कहा, इट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं। उसके होठों पर एक करुणा मुस्कुराहट थी। उसने माँ का हृदय पिघल गया। ड्राइवर ने मोटर की चाल धीमी कर दी और उससे माफ़ी मांगने के स्वर में कहा, हुजूर, उससे बड़े होकर पानी बरस रहा है। कोहरा बहुत ज़बरदस्त है। सेठी ने उत्तर दिया, ओ इट इज़ ऑल राइट, ऑल इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। पहाड़ के ऊपर बाग में बसने वाली पानी बह बह कर सड़कों किनारे झरने बना रही थी। उस पानी को खिड़की फव्वारे की तरह हवा में पानी उड़ाती मोटर घूम घूम कर ऊपर चली जाती थी। साइंस के चिराग को रगड़कर वश में किया हुआ यह मोटर का दैत्य पहाड़ की सख्त चढ़ाई, बादलों के कोहरे और पेचावर की परवाह न कर ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। 2 घंटा तो लगातार चलकर वे अद्रमार्ग के डाक बंगले में आ पहुँचे। ओके, मोटर घूमकर नहाते में पहुंची और ड्योंगी में आकर खड़ी हो गई। बंगले के नहाते के बाहर अनेक यात्री टीन और फूस की छतों को नीचे आगे बिकते हुए बैठे थे। पहाड़ों के बोझा ढोले वाले बैल और खच्चर जहां तक पानी में बिकते भयातुर दृष्टि से मनुष्य की ढीली डाली और उत्साहन चाल डाल दे रहे थे। मनुष्य बादल और सरकारी हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके पशु उनकी निरागारी की रात भर जोश की बारिश के कारण ऊपर सड़क पर कई जगह पहाड़ गिरकर सड़क रुक गई थी। मुसाफिरों को आगे जाने का हुक्म नहीं था। ड्राइवर ने मोटर का दरवाज़ा खोला। सेठी उतरा और बालक सेठी की उंगली पकड़े हुए था। उसके पीछे मेम साहब उतरी। डाक बंगले के चपरासी और कान खासे में मार कार को देखकर सलामी दी। वह वर्दी पहने खान नामा ने नियत बदम के नाश्ते के लिए पूछा। सेठी ने कहा, हाँ। मेम साहब बच्चे के लिए पिटारी में दूध की बोतल लिए थी। अपने लिए उन्हें खास ज़रूरत न थी।
60 रुपया महीना पाने वाले स्कूल मास्टरनी को डाक बंगले में नाश्ता करने की आदत नहीं होती। बरामदे की एक आराम कुर्सी पर बैठकर मेम साहब ने सेठी की ओर दिखे बिना बल्लू यानी बालक को आकर दूध पी लेने के लिए कहा। सेठी ने मेम साहब की ओर देखे बिना कहा, बल्लू गर्म दूध पिएगा? नाश्ता मेज पर रखा जाने के बाद खानसामा ने मेम साहब को सूचना दी। मानो साहब, मेम साहब और बच्चा एक ही है। मेम साहब को खानसामा यह एक समझता कुछ अजीब तो लगा, परंतु अस्वाभाविक नहीं जान पड़ा। सेठी को ओर देखकर नम्र और तल्लुक के स्वर में उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मुझे तो आवश्यकता नहीं। शिष्टता से सेठी में आग्रह किया, इतनी सर्दी में एक प्याला गर्म चाय अच्छा ही है। नाश्ते के लिए वे भीतर बैठे। उस अकेले कमरे में आना जाना केवल खानसामा का ही था। दीवारों से भरे ओझल बाहर जगत की दृष्टि में वह पति पत्नी और बालक एक छोटा सा परिवार था, और उस संसार का प्रतिनिधि या साक्षी था केवल वह खानसामा। उसके सामने व्यर्थ संकोच कर अपने आप को भयभीत और अपराधी प्रांगित करना मेम साहब को भी उचित न जंसा। उन्होंने बिल्कुल निसंकोच भाव में प्यालों की चाय उड़ेलना शुरू किया। सेठी ने आमलेट का एक छोटा सा टुकड़ा बल्लू के मुंह में दिया। वह मुंह भरकर खाने लगा। खाना में मेमजा के बीच विनयगान मन पूछता, कुछ बिस्कुट, कुछ जाम, कुछ फ्रूट? उत्तर देता, सेठी लाओ। जिन चीज़ों के आसानी से बिक जाने की आशा नहीं थी वे सब खुलकर प्लेटों में अब घुसले डिब्बों की शशक में मेज पर आने लगी। सेठी हंसता जाता था और बच्चों की एक चीज़ का लाता था। माँ बालक की खुशी को देखकर गदगद हो गई। वह सेठी के मना कर रह जाती थी, बम कीजिए, बस कीजिए, ज़्यादा नहीं, अब इसे भूख नहीं। बालक की सहायता संकोच दूर कर सेठी ने पूछा, आप डलहौजी में ही रहती है? जी हाँ, मेरा नाम मिसेज मदन है। मिस्टर मदन मिलिट्री अकाउंट्स के दफ्तर में है। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। बहन से मिलकर अमृतसर गई थी। सेठी अपना क्या परिचय दे? उसने केवल कहा, अच्छी बात है। अपने संबंध में कुछ कहने लायक बात ही उनके समझ में नहीं आई। उसे अपना जीवन नितांत आधार रहित, रूप रहित जान पड़ रहा था। आप वहाँ डलहौजी में गर्मियों के लिए जा रहे हैं? मिसेज मदन ने पूछा। नहीं, ऐसे के कारोबार में सिलसिले में कुछ दिन रहूँगा। डलहौजी जगह अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप बाल बच्चों के साथ नहीं लाए? हकरदन के स्वर में मिसेज मदन ने प्रश्न किया। नहीं है ही नहीं, शादी मैंने नहीं की। मेरा नाम R.L. सेठी है। ठेकेदारी भी करता हूँ। अमृतसर का नया गिरजाघर मैंने ही ठेके पर बनवाया है। दीवार की ओर देखते हुए चाय के प्याले में चम्मच चलाते हुए उसने कहा, मैं ऐसे ही रहता हूँ। एक करुणा और दुख का बोझ सेठी के शब्दों में मिसेज मदन के मन पर आ बैठा। वह सोचने लगी, कितना भला और कितना गंभीर अमीर आदमी है। ठीक है। बल्लू सेठी की चमड़े की चेन में बंदी सोने की घड़ी को मेज पर घसीट रहा था। मिसेज मदन की उंगली उठाकर कहा, ना, और फिर सेठी की ओर देख हंसकर कहा, यह बड़ा ही शैतान है। सेठी बार बार अपने बालों से उंगलियां चला रहा था। इसका कारण शायद उनके विचारों की उलझन थी। बहुत कुछ प्राप्त करके उससे अपना जीवन निराधार जान पड़ता था। ठीक एक लंगड़े की तरह सामने बैठी हुई मिसेज मदन का कोहली मेज पर रखकर अपने बालक की ओर देखना, उसका सोच खिला हुआ चिकना चेहरा, बड़ी बड़ी रस भरी आंखें, सिर पर से साड़ी का पल्ला खिसक जाने से बालों में भरा सिर, उसके लाल होठ, कोट की कॉलर से बने तीनों से गले के नीचे का भाग, वह सबसे एक जीवन के प्रतीक जान पड़ रहा था जो उनकी पहुंच के बाहर था। मिसेज मदन की दृष्टि सेठी की आंखों की ओर गई। उन्होंने अनुभव किया कि सेठी की दृष्टि उनके शरीर को लपेटे रही थी। एक सिहरन सी शरीर में अनुभव हुई, परंतु वह दुखदायी नहीं थी। उसने उल्टा एक अधिकार का भाव मिसेज मदन को व्यवहार में दिखाई दिया। दोनों हाथ मेज पर रखकर बिल्कुल सीधे चमकती आंखों से सेठी की ओर देखते उन्होंने कहा, कितनी जोर की बारिश है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे? सेठी ने जब मैं सोने का सिगरेट कैसे निकाला, सिगरेट मुंह में लेकर जला लिया और बैग कथुली से धुआं छोड़ते उसने कहा, यह बारिश न भी रुके, आज हम नहीं भी पहुंचे तो क्या हुआ, क्या हर्ज? दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाती हुई चिंता के स्वर में पर मुस्कुराकर मैसेज में देने का, जी मुझे तो कल स्कूल में हाजिर होना है। आप भी तो कारोबार से जा रहे हैं, आपका भी तो हर्ज होगा। हाँ, जिस काम के लिए मैं आया हूँ शायद वह न हो सके। बरामदे में खड़े खानसामा की तरफ देखते उन्होंने पुकारा, देखो। खानसामा की तुरंत उसके लिए बिल हाजिरी किया। बिल की तरफ न देखकर मिसेज मदन बोली, ड्राइवर को पूछो कब तक चलना होगा। बिल को अपनी ओर खींचते हुए सेठी ने कहा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था सदा यही चाहता था कि स्कूल में छुट्टी रहे या किसी बहाने में स्कूल में जाना पड़े, परंतु देखता हूँ कि आपको स्कूल बहुत प्यारा है। मिसेज मदन ने उत्तर दिया, आप शरारती लड़के रहे होंगे,
आज भी आप शायद कामकाज के बेचने के लिए चाहते होंगे कि बारिश होती रहे और आप यहाँ बहाने के मज़े में सिगरेट पीते रहे। और हंस दी। हाँ, चाहता तो ज़रूर हूँ। आपका दिल अपने बिजनेस में नहीं लगता, ठीक है ना, आपका दिल अपने बिजनेस में नहीं लगता। कभी सोचा ही नहीं ऐसा मालूम होता है कि जीवन को गाड़ी को कीचड़ में खींचता रहूं। ड्राइवर ने आकर खबर दी कि सड़क अभी तक नहीं खुली। सेठी ने पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके पता किया कि 6 घंटों से पहले सड़क के खुलने की कोई आशा नहीं है। इस खबर से मिसेज मदन को घबराते देखकर सेठी ने कहा, आपके स्कूल वाले समझ कहते हैं कि सड़क बना लेना आपके हाथ में ही नहीं है, के हाथ में नहीं है। मिसेज मदन का बिस्तर एक कमरे में खोल दिया गया और वह एक कमरे में चली गई। बालक कभी उस कमरे में जाता, कभी सेठी के पास आता। मिसेज मदन के उठकर चले जाने के सेठी को ऐसा जान पड़ता मानो उसके अधिक खाकर बीमार पड़ जाने के डरते उसे आगे थाली छीन ली गई और उसके भूख का भी शेष है। वह आराम कुर्सी पर लेटकर आकाश में मंडराते बादलों की ओर देखता, कभी बरामदे में टहलने लगा, फिर बैठ जाता और फिर टहलने लगता। उसकी हिसाबी दिमाग में उस दिन कल्पना ने गट कर लिया। उसकी आंखों के सामने उसने जीवन का एक नई चित्र दिखाई दे रहा था, जिससे वह रुपये के पीछे नहीं परंतु किसी और की वस्तु के पीछे दौड़ रहा था। उसे जान पड़ता था कि वो सामने से दुर्गम पहाड़ कर चल रहा है, आगे जाते एक नारी शरीर को पकड़ लेने के लिए, और जब वह हाथ फैलाकर उसको पैर पकड़ लेना चाहता था तो शरीर पहुँच लेने परे हो जाता है। वो शरीर था एक जीने से बादल में लिपटी हुई मिसेज मदन का। टहलते टहलते वह फिर आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय भीगी घास और वृक्षों पर सूर्य की नई धूली किरणों फैल गई। सूर्य की यूँ सहसा उलझने आने से सेठी की आंखें चौंधिया गई। उसे ख्याल आया वह कितना असमर्थ है। वह उसकर मिसेज मदन के कमरे में नहीं जा सकता। वह शायद सोई हुई है, शायद जग रही है। यदि वो दोनों एक साथ बैठते। जना ने जूते की आहट सुनने घूमकर बेटा कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले। मिसेज मदन ने आकर कहा, धूप निकल आई है और 6 घंटे भी हो गए, अब तो हम चल सकते हैं। क्या बचा होगा? घड़ी अब तक बल्लू के पास ही थी और उसका शीशा और सुइया टूट चुकी थी। समय जानने का उपाय था केवल ड्राइवर से पूछना। 6 घंटे जरूर बीत गए थे, पर सड़क अभी ठीक नहीं हो पाई थी और मोटरों को उस पार गुजरने की इजाज़त न मिल सकती थी। खानसामा ने फिर आकर सलाम किया और पूछा, लंच दोपहर का खाना के लिए कुछ इंतजाम होगा? मैम साहब को पूछो। उत्तर देकर बालक की उंगली पकड़ सेठी धूप में निकल गया। खानसामा अपने मन में क्या समझ रहा था, यह ख्याल कर मिसेज मदन को मधुर संकोच कर रहा था, परंतु उस संकोच को प्रकट करने से सुबह के व्यवहार और इस समय के संकोच स्थिति और खराब हो जाती। मिसेज मदन ने कहा, जो कुछ भी हो देर न लगे। सेठी चाहता था जिसे मिसेज मदन के पास बैठना, यदि मिसेज मदन को ऐतराज न हो। लंच खाने के लिए वे फिर साथ बैठे। बातचीत क्या हो? सेठी ने बताया कि पहाड़ों में सड़क टूट जाने का झगड़ा अक्सर आता है। पिछली दफ़े वह सुबह आया था और 3 घंटे में काम खत्म कर संध्या लौट भी गया था। आप डलहौजी में कहाँ रहती है? मिसेज मदन ने अपना पता दिया और पूछा, आप कितने दिन ठहरेंगे? सेठी आया था सिर्फ काम से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ठहर सकता है। डलहौजी में चुड़ैल डंडा पहाड़ी पर पलटने के लिए नई इमारत बनाई जाएगी। उसी ठेके की बाबत वह डलहौजी जा रहा था। पहले वह डलहौजी गया था तो क्रिकेट होटल में ठहरा था, अब भी वह ठहर जाएगा। बात में मिसेज मदन ने अपनी कहानी सुनाई। पति 100 रुपये माहवार पाता है, स्वयं उसे भी स्कूल से 60 मिलता है। नौकरी के लिए मजबूरी है। उनका एक बंगला है जिसे पति की बीमारी के समय 1400 रुपये 800 रुपये में रन रहा था। उसका किराया सीजन में 200 से 200-250 रुपये आता है, परंतु उसका कोई उसे फ़ायदा नहीं। उल्टे 40-50 की किस्त उन्हें महाजन को और देनी पड़ती है। सेठी ने सोचा, 1400 रुपये क्या है, परंतु क्या वह कर सकता है। खाना खाने समय बिल्लू के स्पेश वह देख रहे थे। सेठी उसे खिलाते जान पड़ता था, जिसे मिसेज मदन उसे अधिक न खिलाने के लिए समझ रही थी। उन्होंने बिल्लू को सेठी की घड़ी तोड़ देने पर अफसोस भी प्रकट किया, परंतु सेठी ने सुनने से इनकार कर दिया। खाना समाप्त हो नहीं गया। मिसेज मदन उठकर फिर पीते जाना चाहती थी, परंतु सेठी ने साहस कर कहा, क्या फिर सो जाइएगा? नहीं तो फिर क्या किया जाए? क्या शाम तक हम लोग किसी हालत में नहीं पहुंच सकते? कोई उम्मीद नहीं। घबराती आप क्यों हैं? आप स्कूल कल न जाएगी तो 1 दिन के लिए तनख्वाह कट जाएगी, 2 रुपये। अगर मेरा काम न बना तो जानती है कि कितना नुकसान होगा, 60 या 65 हज़ार। सेठी हंसी पड़ा और कहता गया, आप अपना मकान महाजन से छुड़वा क्यों नहीं लेती? फिर तो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। पर कंसे अभी तक हम मुश्किल से 1000 रुपये पाए हैं। उसने कहा, आप छुड़ा लीजिए, रुपया हो जाएगा। मुझे सूद नहीं चाहिए, अपने भी की चिंता नहीं रही। यानी कि जो मिसेज मदन थी, उनकी जो सेठी थे, वो बहुत चिंता कर रहे थे, क्योंकि उनका सुख जो था वो
ये जो मिसेज मदन के जो सुख था वो अपना सुख समझते थे, तभी तो इस पाठ का नाम रखा उन्होंने पराया सुख। चेहरे पर डाली दौड़ी का ये अपने आप को संभालने के लिए उन्होंने बल्लू को गोद में खींच लिया और उनके हाथ से घड़ी छीनकर कहा, इसे आप रखिए, नहीं तो इसे खो देगा। बल्लू के मुंह जान पर मिसेज मदन ने उंगली उठाकर कहा, चुप चुप, मामा जी मारेंगे। एक शब्द सुनकर मिसेज मदन ने सीटी पर अपना अधिकार प्रकट कर दिया। अब उन्होंने अपने पिता से घर की बात सुनानी शुरू कर दी और बता कि उसका नाम है उर्मिला। साथ साथ बेटे संध्या आ गई। फिर रात, आकाश में चांद था। समीप खड़े चीड़ के वृक्षों से छिन कर चांद की चांदनी उन पर पड़ रही थी। बल्लू भीतर सो गया था। उर्मिला सोच रही थी जो एकांत रात्रि में उन दोनों के साथ और चांद को न चमकना पाए और अछूता की चिंगारियां उनके मस्तिष्क और त्वचा पर चिटक जाती। बाहर खड़ी थी और ठंडी हवा बीतते जाने के लिए कमरे थे, परंतु खान सामा से अपनी बुद्धि के अनुसार दोनों का सामान एक ही समझकर दोनों बिस्तर एक ही कमरे में लगा दिए थे। ऐसा न करने के लिए उसे कहा भी न गया, परंतु भीतर एक ही कमरे में पलंगों पर सो जाने की बात सोचकर मिसेज मदन की आंखें बंद हो जाती है। वह सोचती, हट, ऐसा कैसे हो सकता है। काफी रात बीत गई। सेठी ने कहा, आपको सर्दी में कष्ट होगा, आप जाकर सोइए। और आप, मुझे नींद नहीं आ रही। मिसेज मदन जानती कि सेठी बाहर ही रात बिता देगा और उसी के कहा ऑफ कितना सज्जन आदमी है। अपने रिश्ते में एक खूब पढ़ी लिखी लड़की की बात बताकर मिसेज मदन ने कहा, आप शादी कर ले। सेठी ने उत्तर दिया, जब आयु के 48 वर्ष ऐसे ही बीत गए तो शेष भी बीत ही जाएंगे। और शादी, वह तो एक किस्म से दाव लगाना है। सीधा पड़ सकता है पर उल्टा भी। सेठी ने फिर एक दरफे उर्मिला को भीतर जाकर सो जाने के लिए कहा। उर्मिला ने उत्तर दिया, उसे चांदनी बहुत अच्छी मालूम हो रही है, सर्दी भी खास नहीं। कोई भीतर नहीं गया, दोनों वह बैठे रहे। कभी सेठी कुछ कहता है और उर्मिला सुनती, कभी उर्मिला कहती और सेठी सुनता। नवमी का चांद पहाड़ी की ओर हो गया। समय जानने का कोई उपाय नहीं था, परंतु आधी से अधिक रात बीत चुकी है। जाड़े से दोनों कांप रहे थे। यानी ठंड से उर्मिला के लिए सहन नहीं था कि उसकी वजह से सेठी जाड़े से इस तरह मरे। हो सकता है कि वह बीमारी हो जाए। खड़े होकर उसने कहा, आइए भीतर चले। क्या घरों में सब लोग एक कमरे में नहीं सोते। वे दोनों भीतर जा रहे थे। उस समय सेठी ने उर्मिला की पीठ पर हाथ रख दिया। अपने अपने बिस्तर में कंबल में लिपट कर वे दोनों लेट गए। सड़क सुबह ही खुल गई थी, परंतु चाय पी लेने के बाद ही चलने का निश्चय हुआ। सेठी ने पूछा, रात खूब नींद आई? और हंस दिया। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, आपको तो जरूर आई होगी। दोनों समझ गए कि नींद किसी को भी नहीं आई, परंतु नींदी रात काट देने पर दोनों के शरीर में काफ़ी स्फूर्ति थी। सेठी ने कहा, तबीयत नहीं होती तो इस बंगले को छोड़ जाने की। उर्मिला ने करुणा दृष्टि सेठी की तरफ देखा और आंखें झुका ली। शब्द न थे। उसने पति पाया, परंतु ऐसी उदारता, संयम और अनुराग न देखा था। उसका रोम रोम मुस्कुराना चाहता था। तुम बड़े हो माँ, तुम बड़े हो, महान हो, परंतु जीवा बनती स्त्री की हमेशा हार है। पर उस पर आक्रमण होता है तभी उसे पनाह दी जाती है। तब भी चलने से पहले सेठी ने कहा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं इस बंगले में तुम्हारा एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। ऐतराज? उर्मिला को ऐतराज क्या हो सकता है। उसने केवल कृतज्ञता में सेठी की ओर देख भर लिया। उर्मिला गर्दन एक और मुस्कुराकर खंभे से लिपट कर खड़ी हो गई। सेठी ने कई फ़ोटो खींचे। 2 मास केवल 60 दिन के होते हैं, परंतु इस बीच निकला परिवर्तन हो गया। मदन मिलिट्री अकाउंटेंट के दफ्तर में 100 रुपये की नौकरी छोड़कर सिटी एंड कंपनी में अकाउंटेंट हो गया। उस दिन 300 रुपये माहवाल मिलने लगा। उर्मिला 60 रुपये की मास्टरनी नहीं रही। वह अपने छोटे से बंगले में सामने खूब बड़ी गुलाबी धूप में बैठकर बल्लू को सड़क पर टहलाने ले जाती थी। सेठी का बार बार डलहौजी आना जरूरी है, क्योंकि फौजी बेर के बनाने का ठेका उसके पास है। उर्मिला के मन में दुविधा है कि सेठी उसके रिश्ते की बहन से शादी करने को तैयार क्यों नहीं होता। उर्मिला सब कुछ समझकर भी स्वीकार करना नहीं चाहती। पिछली दफ सेठी ने स्पष्ट कर दिया, पेट भरकर कहूँ, चबाने की अपेक्षा संतरे की सुगंध पाना चाहता है, अच्छा है। स्वेटर बुनते बुनते उसे ख्याल आया कि वह खुद ही संतरा है। एक एक करके सेठी के व्यवहार उसकी आंखों के सामने आने लगे। सेठी को उसके उंगलियां चलाना बहुत अच्छा लगता है। बिना कुछ कहे उससे सामने बिठा रखना चाहता है। सेठी को जो कपड़ा ला कर दे उसे सेठी के सामने पहनना ही चाहिए। सेठी की कमी बात को स्वीकार सेठी जो कपड़ा ला कर दे उस सेठी की किसी बात को स्वीकार करना संभव नहीं। जब सेठी चाहे उसे बिना बाएं और बिना पीठ के ब्लाउज पहनना होगा। बेशक उर्मिला को भी वही कुछ पहने, उसी तरह रहने से संतोष होता है जैसी सेठी की इच्छा होती है, परंतु उसका अपना आशिष्ट, अपना व्यक्तित्व कहाँ रह गया। और फिर रिजलेशन की औरत सेठी पिछले बुध की रात को जब आंधी तो बंगले में ही रहा। उसने क्या बात कही। उसने उसे हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, दूर ही बैठा रहता, परंतु फिर भी उसमें शेष नहीं रह किया जाता। उसने कहा था, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मेरे प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं, तुम मुझे हृदय की चाह जैसी जान पड़ती हो। तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपना समझना चाहता हूँ। उर्मिला ने यह
न हो सका पर रोने लगी थी। उस समय वह माफ़ करो कहकर चुपचाप चला गया। आज से सलाई की बूंदी में दृष्टि गड़ाई बिजली की तेज रोशनी में उस रात का सब दृश्य अपने आंखों के सामने फिर गया। पर क्या रात को उसने ठीक किया? जिस आदमी ने बिना एहसास जताए अपने जीवन भर के परिश्रम की कमाई इस भेंट कर दी, अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, उसके बाद चाहे जो भी हो उसे निराश करना। सेठी ने कह दिया था वह अपनी संपूर्ण संपत्ति बल्लू को दे देगा, परंतु बल्लू का उस संपत्ति में कोई हिस्सेदार नहीं था, नहीं आ जाना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ था उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। वह उसे छुए ना छुए, बल्लू की उसी का था। मदन भी का था और उर्मिला सबसे पहले उसी की। सेठी कितना संयम, कितना उदार, कितना विशाल हृदय है। सब कुछ उसने किस तरह से दे दिया। उर्मिला ने तो कुछ भी सेठी में दिशा नहीं देने का मौका ही नहीं आया। सेठी ने सब चीज़ों पर स्वप्न में ही अधिकार कर लिया और कितनी सरलता से, मानो सब चीज़ों की एक चाबी थी जिसे उठाकर उसने अपनी जेब में रख लिया। उस जाल के बाहर होने का कोई रास्ता न उर्मिला के लिए, न बल्लू के लिए और न मदन के लिए। मानो वे सब बिक गए हैं। और यदि सेठी कल फिर आए और उदास मुख से अपनी उसी बात को दोहराए, एक तरह बैठकर उन्हें चाहता है तो क्या, तो सब और भी न सके कि एक बार ना कहकर उसे अपराधी की तरह पछताई। उर्मिला ने सोचा उसमें बात ही क्या है, फिर भी एक वो दफ़े इनकार कर देना चाहती है, परंतु इनकार का हक है उसे। वह हक जो उसको होता है उससे न था, अपनी आत्मा के सम्मुख ही नहीं था। वेश्याओं का जीवन और क्या होता है, वेश्याओं का जीवन और क्या होता है। उर्मिला की आंखें टप टप आंसू गिरने लगे। फिर ख्याल आया 2 ही महीने पहले, जब केवल छोटे छोटे 2 कमरे थे। उर्मिला थक कर स्कूल से लौटती थी और बच्चे की गोद में लेकर मूर्ख नौकर के साथ सिर खपाती थी। अनेक ज़रूरतें पूरी न हो पाती थी, परंतु उस समय वह हाँ या ना कह सकती थी। स्वयं अपनी इच्छा से वह चाहे जो भी कर सकती। सिगरेट कंपनी वाला वह हंसमुख बाबू कितना सज्जन था, परंतु उसने सदा उसे इनकार ही किया। फिर ख्याल आया हो सकता है आज सेठी आए। उसने आंसू भरी आंखें खोलकर फाटक की ओर देखा। मुंह में आंसुदास कहीं कायरता थी, आंसुता नहीं कायरता थी। यानी कि जिस तरह वो शादी करना चाहते थे सेठी, उन बाद में उर्मिला जो मदन मिस्टर मदन जो थी वो पछतावा कर रही थी कि मैं उनसे शादी कर लेती। यानी उन्हें सेठी को तो उनसे प्रेम हो गया था, लेकिन वो प्रेम में बिछड़ रही थी, जो है बाद में उन्होंने पछताया कि ऐसे नहीं ऐसे। कहने का मतलब ये है कि इस कहानी का जो उद्देश्य है यही है कि एक आदमी ने अपनी नौकरी पराया सुख में दे दी। कहने का मतलब एक आदमी ने अपनी सुख संपत्ति धन दौलत पराया सुख में बिता दी, फिर भी अगले ने कदर नहीं की। तो यशपाल जी यही कहना चाहते हैं कि कदर करने वाले की कदर करो। तो यही थी पराया सुख कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।